नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है YB 2020 PYQ यूट्यूब चैनल पर। इस क्लास में हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। आपको जो ये नाम दिखाई दे रहा है, इसके जो 21 मॉडल पेपर है, अपनी एग्जाम जो 4th ग्रेड वाली है उसके 21 मॉडल पेपर है, वो कंप्लीट हम लोग करेंगे, जो परीक्षा के संपूर्ण सिलेबस पर होगा और हल अपन लोग यहाँ पर देखने वाले हैं। तो ये आप ऐसे देख सकते हो कि किस प्रकार से 21 मॉडल पेपर दिए हुए हैं। इनमें पहला मॉडल पेपर हम यहाँ से शुरू करने जा रहे हैं और बिना देरी किए सीधी शुरुआत करते हैं मॉडल पेपर की। तो पहला मॉडल पेपर है और उसका पहला क्वेश्चन अपन शुरू कर रहे हैं। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि इसके बाद में हम दूसरी किताब भी लेकर आएंगे। तो ये है अपना पहला प्रश्न। कार्यालय पत्र में निम्नलिखित में से क्या नहीं लिखा जाता है? तो कार्यालय पत्र में स्वनिर्देश बहुधीय लिखा जाता है, संदर्भ लिखा जाता है, संबोधन महोदय, मान्यवर, ये सब लिखे जाते हैं। लेकिन पत्र भेजने वाले अधिकारी के घर का पता, अरे भाई ऑफिस का हो सकता है, घर का पता थोड़ा लिखा जाता है। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट है, टेम्परामेंटल का सही पारिभाषिक है। टेम्परामेंटल का सही पारिभाषिक है तो तुनक मिजाज रहेगा। टेम्परामेंटल तुनक मिजाज रहेगा। नेक्स्ट, हाथ कंगन को आरसी क्या? लोकोक्ति का निकटतम अभिप्राय है। तो लोकोक्ति का जो निकटतम अभिप्राय वह प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं। हाथ कंगन को आरसी क्या? नेक्स्ट, हमने एक शेर देखा, वाक्य में काल का चयन कीजिए। हमने एक शेर देखा, वाक्य में काल का चयन करना है। सामान्य भूतकाल है, देखा आ रहा है ना लास्ट में, सामान्य भूतकाल में जाएगा भाई। नेक्स्ट है, व्याकरण की दृष्टि से निम्न में से कौन सा शुद्ध वाक्य है? दिए गए वाक्यों में कौन सा वाक्य व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध है, बताना है अपने को। कौन सा रहेगा आप लोगों का? तो वह मेरे बाद पैदा हुआ। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट रहेगा। ऑप्शन नंबर 2। इसकी आंसर की और पीडीएफ आप लोगों को चाहिए तो आप लोग 9667250524 पर व्हाट्सएप कर दे, आपको वहां पर मिल जाएगी। लिखा हुआ समझ में नहीं आ रहा है तो आपने सुना होगा, वहां पर कर दे। ये 2 है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर। निम्न में से कौन सी वर्तनी सही नहीं है? कौन सी वर्तनी सही नहीं है? 3 तो सही है, बाकी एक गलत है। वो कौन सा रहेगा? तो वो अभिशाप रहेगा। अभिशाप ऐसे नहीं लिखा जाता है। ऑप्शन नंबर 4 रहेगा। आजीविका ऐसे लिखते हैं, बलिष्ठ ऐसे लिखते हैं, स्वाभाविक ऐसे लिखते हैं। नेक्स्ट 7 नंबर का क्वेश्चन है आप लोगों के, किस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त शब्द सार्थक नहीं है? बरसात के 4 महीने चतुर्मास कहलाते हैं। 3 वेदों को जानने वाला त्रिवेदी होता है। जिसकी इच्छा की गई हो वो क्या होता है? परिहार्य नहीं होता भाई। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट रहेगा। शक्ति का उपासक शाक्त होता है। ऑप्शन नंबर 3 नहीं रहेगा यहाँ पर। ऑप्शन नंबर 3 अपना सही आंसर हो जाएगा। हड़ाहड़ अपन मारवाड़ी में बोलते हैं, हला हल का विलोम शब्द होगा तो क्या हो जाएगा आप लोगों का? सुधा होगा भाई। ऑप्शन नंबर 3 आप लोगों का करेक्ट रहेगा। 9वां क्वेश्चन है, किस विकल्प में सही विलोम युग्म नहीं है? सही विलोम युग्म कौन से में नहीं है? तो भोक्ता और भोग्य दोनों समानार्थी शब्द लग रहे हैं। ऑप्शन नंबर 2 रहेगा आप लोगों का। नेक्स्ट 10 नंबर क्वेश्चन है, अग्नि का पर्याय नहीं है। अग्नि का पर्याय कौन सा नहीं है? तो मयुक नहीं होता है भाई। ऑप्शन नंबर 1 रहेगा। नेक्स्ट है, किस विकल्प में शब्द परस्पर पर्यायवाची है? यहां पर आप लोगों को पर्यायवाची है पूछा है। तो देखो, आम्र, रसाल, अमृत फल। ऑप्शन नंबर 3 रहेगा। आप लोग यदि चैनल पर पहली बार आए और PYQ देखना चाहते हैं दिशा वाली बुक के, तो सब्जेक्ट वाइज प्लेलिस्ट बनी हुई है, जाकर देख ले, वहां आपका हो जाएगा। तदित प्रत्यय के योग से बना शब्द है। तदित प्रत्यय वे प्रत्यय होते हैं जो संज्ञा सर्वनाम
और विशेषण के साथ लगते हैं, तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। इनमें कौन सा है आप लोगों को बताना है। कुंभकार होगा भाई, कुंभकार 12वें में ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 नंबर का, असत्य विकल्प की पहचान कीजिए। असत्य विकल्प पहचाना यहाँ पर, तो वो है अतल, केवल अ प्रत्यय से निर्मित है। अतल में अ उपसर्ग है, आमुख में आ उपसर्ग है। व्यवधान में उपसर्ग और संधि प्रक्रिया दोनों है। व्यवधान में संधि यण संधि है। व्यंजित में मूल शब्द में उपसर्ग और प्रत्यय दोनों का योग है। बिल्कुल है भाई, वी है ना, और अंज और इत ऐसे बनेगा ये। चलो इतनी डिटेल में बात करेंगे तो वीडियो बहुत लंबा होगा फिर। चलो नेक्स्ट है, किस विकल्प में शब्द का सही संधि विच्छेद नहीं है। आप लोगों को बताना है किसका संधि विच्छेद सही नहीं है। तो अभिषेक का नहीं है, ऑप्शन नंबर 1। धनु है, धन टंकार विसर्ग संधि है। सत धन आनंद व्यंजन संधि है। किम धन चित किंचित होगा भाई। 14वें में जो आंसर रहेगा आप लोगों का वो ऑप्शन नंबर 1 रहेगा, किंचित होगा ये, किंचित। ठीक है। नेक्स्ट, समुद्री समुद्र उर्मी है, समुद्र धन उर्मी गुण संधि से बना हुआ शब्द है ये। आप लोगों को हो सकता है डी दिखाई दे रहा हो। तो शब्द किस संधि से है, तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, मैंने बता भी दिया ना, गुण संधि। जहां पर आपको ए ओ और अर दिखाई दे वहां पर गुण संधि है आप लोगों के। नेक्स्ट 16 नंबर क्वेश्चन है, कृष्ण शब्द का तद्भव रूप क्या होगा। कृष्ण का तद्भव कान्य होगा, ऑप्शन नंबर 1। 17 नंबर, प्रभा एक सुशील कन्या है, वाक्य में विशेष्य है, तो विशेषण की विशेषता बताने वाले होंगे, तो सुशील हो जाएगा भाई। ऑप्शन नंबर 1 जो है कौन से क्वेश्चन में, 17 नंबर में जो ऑप्शन नंबर 3 है कन्या, विशेष, हाँ विशेष जिसकी विशेषता बताई जाती है वो होता है, तो ऑप्शन नंबर 3 रह जाएगा आप लोगों का। नेक्स्ट है, जिस धातु से सूचित होने वाला व्यापार और उसका फल कर्ता पर ही पड़े उसे रिक्त स्थान धातु कहते हैं। फल कर्ता पर ही पड़े तो वो कौन सी होती है। आप लोगों की क्या आंसर रहेगा यहाँ पर, अकर्मक। कर्म पर पड़ता है तो सहकर्मक, और कर्म को छोड़कर किसी अन्य पर पड़े तो अकर्मक, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनिश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण कौन सा है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण कौन सा है, सो, कोई, कौन, क्या, निश्चय। तो यहाँ पर कोई जो है 19 में ऑप्शन नंबर 2 आप लोगों का करेक्ट रहेगा भाई। जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है घर, धीरज, पेड़ा और दौड़। क्या रहेगा यहाँ पर, घर, घर का नाम होता है तो व्यक्तिवाचक, ऐसे घर समूह में है तो जातिवाचक आप लोगों का रहेगा भाई। इंग्लिश वाले पर्सन बाद में देखेंगे, लास्ट में इंग्लिश और मैथ के लास्ट में देखेंगे, पहले अपन जो बाकी के पर्सन है वो देखते हैं। तो यहाँ पर आप लोगों के क्वेश्चन जो है वो 36 नंबर से अब देखना शुरू करते हैं। बिल्कुल यहां से थोड़ा सा यहाँ पर ये आंसर लगाए हुए हैं, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। कौन से जिले में 2011 की जनगणना के अनुसार न्यूनतम नगरीय जनसंख्या मिलती है, तो कौन से में मिलती है, बांसवाड़ा में। सर्वाधिक कौन से में मिलती है नगरीय जनसंख्या, कमेंट करना। देखें आपने जनसंख्या वाला वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो आप बहुत पीछे रह जाओगे, जाके देखो। उत्तर दक्षिण गलियारा कॉरिडोर राजस्थान के किस जिले से गुजरता है, एकमात्र जिले से गुजरता है, और वो जिला कौन सा है, धौलपुर है। एकमात्र जिला है, कौन सा है, धौलपुर है भाई, ध्यान रखना आप। नेक्स्ट, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान जो भरतपुर में स्थित है, पूछा जा सकता है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान स्थित है तो भरतपुर में, इसको किस वर्ष में यूनेस्को ने विश्व प्राकृतिक धरोहर घोषित किया है, तो 1985 में, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट रहेगा आप लोगों का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। जालोर जिले में प्राय रेतीली व रेतीली दोमट मिट्टी पाई जाती है, बिल्कुल सही बात है। अब ये मत सोचना कि जालोर में तो वो जसवंतपुरा की पहाड़ियां हैं,
नहीं नहीं भाई, जालोर जो है वो पश्चिमी मरुस्थलीय भाग में आता है। इसमें अरावली का विस्तार जो है वो 2-4 पहाड़ियां पड़ते हैं, वही है। तो यहाँ पर ये रेतीली मृदा पाई जाती है, बिल्कुल ठीक है। रेतीली मिट्टी सांचौर, साइला, जालोर, बीनवाल पंचायत समिति के उत्तरी भागों में पाई जाती है, ये भी सही है आप लोगों का। और दोमट मिट्टी जसवंतपुरा तहसील में पाई जाती है। दोमट, दोमट का मतलब हो गया जलोढ़ मिट्टी, या आप लोगों की जो है एल फिसोल मिट्टी, तो ये नहीं मिलेगी भाई वहां पर। तो ये ग गलत है, अर्थात क और ख सही है आप लोगों के, अर्थात क और ख सही है, क और ख सही है। नेक्स्ट, कुराल नदी का संबंध निम्नलिखित में से राजस्थान के किस जिले से है? ये सीधा सीधा ध्यान रखना, बूंदी जिले से संबंधित है आपकी कुराल नदी। कुराल नदी का संबंध किस जिले से है? तो बूंदी। माई नदी का उद्गम होता है, माई नदी ये धार जिला मध्य प्रदेश मेहद झील से। कौन सी झील से? मेहद झील से होता है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, वो है राजस्थान के भौतिक प्रदेशों के संबंध में निम्नलिखित कथनों का परीक्षण कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो देखो, राज्य के 61.11 भू क्षेत्र पर पश्चिमी रेतीले मैदान का विस्तार है, बिल्कुल सही बात है। फिर है राज्य के 9.60% भू क्षेत्र में अरावली पर्वतीय प्रदेश है। नहीं भाई, 9%, 9% रहता है। राज्य के 23.03 नहीं, 23.3% भाग पर जो है पूर्वी मैदान है। राज्य के 6.37% नहीं, 6.49% पर पूर्वी पठारी प्रदेश है। तो दिए गए ऑप्शनों में केवल ऑप्शन नंबर 1 सही है। जो करेक्शन किए हैं वो ध्यान रखें आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पठार माउंट आबू पर्वत स्थल से 8 किलोमीटर दूर गुरु शिखर चोटी के नीचे स्थित है? उड़िया का पठार है, राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार है। उड़िया का पठार है, राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार है। और गुरु शिखर और उड़िया पठार दोनों दक्षिणी अरावली में राजस्थान के सिरोही जिले में स्थित है भाई। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? कन्हैयालाल बागल हवेली आप लोगों की कहां पर है? चूरू में है। कन्हैयालाल बागल हवेली कहां पर है? चूरू में है। निहाल टावर धौलपुर में है और मोडा पहाड़ झुंझुनू में है। बस ये मोडा पहाड़ ही याद रखना आपको, झुंझुनू जिले में है, इसी के कारण ये ज्योग्राफी में दिया हुआ है। हजरत कमरुद्दीन शाह की दरगाह नागौर में नहीं है भाई, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट है, इंदिरा गांधी नहर कहां से निकाली गई है? इंदिरा गांधी नहर हरिके बैराज से निकाली गई है। सतलुज और व्यास नदियां, सतलुज और व्यास नदियों के संगम से। और यदि आप इनकी लिफ्ट नहरें और सड़कें याद करना चाहते हैं तो ज्योग्राफी की प्लेलिस्ट बनी हुई है दिशा 2020 की, वहां पर मैंने ऐसे पढ़ाया नहीं, आप लोगों को PYQ विद थ्योरी विद व्याख्या आप लोगों को याद करवाया है, जाकर देख ले, पता चलेगा आप जाकर देखोगे तो कि कैसे पढ़ाई होती है YB 2020 PYQ चैनल पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, वो है राजस्थान में सूखा संभावित कार्यक्रम कब प्रारंभ हुआ था? तो सूखा संभावित कार्यक्रम जो है 1976-75 में, और स्वतंत्र 78 में क्या हुआ था? तो मरु विकास कार्यक्रम, मरु विकास कार्यक्रम स्वतंत्र 78 में, सूखा संभावित कार्यक्रम 76-75 में। नेक्स्ट, रेडकोर एक संयुक्त उद्यम के रूप में 50:50 के अनुपात में राजस्थान सरकार तथा द्वारा स्थापित किया गया है। ILWFS के द्वारा स्थापित किया गया है। ऑप्शन नंबर 4 आप लोगों का करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार जिलेवार घनत्व का सही अवरोही क्रम आपको पूछा है भाई। तो सही अवरोही क्रम में आपको ध्यान रखना है, अलवर का 438 है, अलवर 438 है, धौलपुर 398 है, फिर बांसवाड़ा आप लोगों का, और फिर कोटा है। और कोटा है ना, सॉरी, कोटा जो है वो आप लोगों का 376 है, और बांसवाड़ा जो है ना
ये आप लोगों का, सॉरी, आप लोगों का धौलपुर है ना, ये 398 है, बांसवाड़ा 397 है, कोटा 376 है, ध्यान रखना भाई। तो ये इस प्रकार से है, ध्यान रखें। यहाँ पर देखो कंफ्यूज करने वाली बात ये है कि कोटा दे रखा है ना, ये कोटा लगता है बांसवाड़ा से पहले आएगा बस, और इसीलिए ये क्वेश्चन दिया हुआ है, याद रखें। बांसवाड़ा का घनत्व में कोटा से पहले नंबर आता है। नेक्स्ट, अगस्त 2022 में राजस्थान सरकार ने जल एवं पर्यावरण संरक्षण के लिए किस देश के साथ भागीदारी की है? तो डेनमार्क रहेगा, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट रहेगा। अगस्त 2022 में राजस्थान सरकार ने जल एवं पर्यावरण संरक्षण के लिए किस देश के साथ भागीदारी की है? तो डेनमार्क रहेगा। जीवाश्म उद्यान कहाँ स्थित है भाई? ये चर्चा में है, चर्चा का विषय है, जैसलमेर में है। आकलवुड फॉसिल पार्क बोल दो या जीवाश्म उद्यान बोल दो, ये चर्चा में है। और क्यों चर्चा में है आपने करंट में पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो आगे टेस्ट में, जो भी आगे टेस्ट होंगे उसमें हो सकता है ये अपने को क्वेश्चन मिले। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस दिनांक को रणखार संरक्षण आरक्षित क्षेत्र को राजस्थान सरकार द्वारा अधिसूचित किया गया? तो रणखार संरक्षण आरक्षित क्षेत्र है ना, वो आपका जालोर में है, और इसको अधिसूचित किया गया 25 अप्रैल 2022 को। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट है, राजस्थान में नाइट्रेट की उपस्थिति के कारण कौन सी मृदा उर्वरक है? तो पश्चिमी राजस्थान की भूरी रेतीली मृदा जो है वो नाइट्रेट की उपस्थिति के कारण क्या है? उर्वरक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनास, ईरू, चाप, एरण, हरण। अनास, ईरू और चाप दे रखा है। ईरू, हरण, ये किस नदी की सहायक नदियां हैं? माई नदी की। माई नदी का उद्गम भी मैंने आप लोगों को बताया कि मैद झील, धार, मध्य प्रदेश है। नेक्स्ट, अरावली किस प्लेट से अलग हुई है? तो ऑप्शन नंबर 3 यूरेशियन प्लेट से। अरावली यूरेशियन प्लेट से अलग हुई है। नेक्स्ट है, सुंडा पर्वत। सुंडा पर्वत का संबंध राजस्थान के किस जिले से है? तो जालोर। ऑप्शन नंबर 3 रहेगा भाई। सुंडा पर्वत जसवंतपुरा है ना, ये आप लोगों के जालोर से संबंधित है। नेक्स्ट, जयपुर के गोविंद देव जी मंदिर का निर्माण किसने करवाया? अब इतिहास, कला, संस्कृति के प्रश्न शुरू हो गए हैं यहाँ से। जयपुर के गोविंद देव जी मंदिर का निर्माण किसने करवाया? सवाई जय सिंह ने। मैं तो पूछता हूं आप लोगों को, हवा महल का निर्माण भी बता दो मेरे को। तो हवा महल का निर्माण गोविंद देव जी मंदिर, सवाई जय सिंह। कांकड़, डोरडा, दिंदोली एवं शामिला है ना, राजस्थान के किस अवसर से संबंधित है? तो विवाह। 58 नंबर क्वेश्चन आप लोगों का वो है, निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान का वह प्रसिद्ध पर्व है जिसमें विवाहित और अविवाहित स्त्रियां शिव और पार्वती की मूर्तियों की पूजा करती है? गणगौर उत्सव। क्या रहेगा? गणगौर उत्सव मनाते कब है? चैत्र शुक्ल तृतीया को। चैत्र शुक्ल तृतीया को, चैत्र शुक्ल तृतीया को मनाते हैं। झालावाड़ की मुख्य बोली है तो हाड़ौती रहेगी भाई। झालावाड़ की मुख्य बोली कौन सी है? हाड़ौती रहेगी। नेक्स्ट चलते हैं, देखो आगे ये क्वेश्चन लगाए हुए हैं, आगे आपको लगाए हुए नहीं मिलेंगे भाई, ये पहले ही लगा दिए थे तो आपको लगाए हुए हैं, बाकी नहीं मिलेंगे। कन फटे जोगी, जहां पर भी नाम आए जीण माता याद रखना। डमरू एवं सारंगी वाद्य यंत्र बजाते हैं, वाद्य यंत्रों के साथ किस देवी के गीत गाते हैं? जीण माता। कनपटे जोगी, जीण माता, डमरू और सारंगी। नेक्स्ट, पोपाबाई की पोल पुस्तक की रचना की है जय नारायण व्यास ने। पोपाबाई की पोल, जय नारायण व्यास। पोपाबाई की पोल, जय नारायण व्यास। निम्नलिखित में से कौन मेवाड़ प्रजामंडल से संबंधित है? तो मेवाड़ प्रजामंडल से संबंधित है माणिक्यलाल वर्मा। ऑप्शन नंबर 1 मेवाड़ प्रजामंडल, माणिक्यलाल वर्मा। किस नरसंहार को राजस्थान का जलियांवाला बाग हत्याकांड कहा जाता है? 1913 में हुआ था। 1913 में हुआ था ना। 1883 में समसभा की स्थापना, 1903 में फरतम बैठक, फिर 1911 में जो है भगत आंदोलन, 1911 से बेड़सा इसका बना था मुख्य केंद्र, फिर 1913 में आप लोगों का मानगढ़ हत्याकांड होता है जिसे राजस्थान का जलियांवाला बाग कहते हैं। मैंने बहुत अच्छे से याद करवाया आपको, आप जाकर देखो उसमें। नेक्स्ट, 1857 में
आहुआ ठाकुर के विद्रोह के समय जोधपुर का महाराजा कौन था? 1857 की क्रांति के समय पूछा है तो तख्त सिंह। और इसका सेनापति कौन था? ओनाड सिंह, जो पहले ही चपेट में आ गया था, मारा गया था, ओनाड सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गागरोन का युद्ध किसके मध्य लड़ा गया था? तो महमूद खिलजी द्वितीय और महाराणा सांगा के मध्य कौन सा युद्ध लड़ा गया था? गागरोन का युद्ध। 65 नंबर में ऑप्शन नंबर 4 रहेगा भाई। यदि आप लोगों को पीडीएफ चाहिए तो 9667250524 पर आप व्हाट्सएप करना, आपको मिल जाएगी, आपको वहां पर पीडीएफ मिल जाएगी भाई। नेक्स्ट, महाराणा प्रताप का जन्म किस वर्ष में हुआ था? महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई 1540 ईस्वी को, या फिर आपको तिथि पूछे तो ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया, ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया को महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था। कौन से जिले में हुआ था पूछ ले तो राजसमंद। कौन से गढ़ में हुआ था? कुंभलगढ़, याद रखना भाई। नेक्स्ट, सूत्रधार मंडन द्वारा निम्नलिखित में से किसकी रचना नहीं की गई है? तो मंडन ने, देखो यहां से मैं तो ये याद करवाऊंगा आपको कि मंडन ने कौन कौन सी रचनाएं की है। प्रसाद मंडन, वास्तुसार और वास्तु मंजरी। मंडन की है प्रसाद मंडन, वास्तुसार, वास्तु मंजरी। व्यवहार दर्श नहीं है। ऑप्शन नंबर 2 आप लोगों का सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तगड़ी पहनी जाती है? तगड़ी पूछा है, तगड़ी तो कमर में भाई, तगड़ी कमर में। और गाना भी है, छम छम बाजे वो बाजे मारी तागड़ी। नेक्स्ट, राजकुमारी मुमल किस स्थान से संबंधित है? लोद्रवा, जैसलमेर की राजकुमारी थी मुमल। ऑप्शन नंबर 3 70 नंबर क्वेश्चन। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करना है। एक तरफ पशु मेला है, एक तरफ स्थान है। बलदेव पशु मेला मेड़ता सिटी में बढ़ता है भाई। चंद्रभागा पशु मेला झालरा पाटन झालावाड़। रामदेव पशु मेला नागौर में बढ़ता है जी। देर तेजाजी पशु मेला पर्वतसर डीडवाना कुचामन में बढ़ता है भाई। पर्वतसर कहाँ पड़ता है? डीडवाना कुचामन में। और पर्वतसर ही वर्तमान में तेजाजी का मुख्य पूजा स्थल भी आप लोगों का है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसने जयपुर में नाथों का प्रभाव समाप्त कर रामानंदी भक्ति परंपरा स्थापित की थी? पयहारी स्वामी। किसने जयपुर में नाथों का प्रभाव समाप्त कर और रामानंदी भक्ति परंपरा? पयहारी स्वामी। थोड़ा याद रखना है, याद भी करने का प्रयास करना है, और आप लोग टेस्ट दे रहे हो वो भी करना है। आप टेस्ट कैसे देते हो ये आप पे डिपेंड है। मेरा काम टेस्ट करवाने का है, और ये टेस्ट जो टिकट लगे हुए आ रहे हैं ये आगे से नहीं मिलेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा लोक देवता सापू से भी संबंधित है? तो गोगा जी। गोगा जी को जाहिर पीर के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन नंबर 1। 73 नंबर, छगन बेन ने सर्वोदयी गतिविधियों के लिए राजस्थान के किस क्षेत्र को चुना? तो खींचन गांव पड़ता है फलोदी में। अच्छा, खींचन कौन से पक्षी के लिए प्रसिद्ध है वो बता दो फिर कमेंट करके, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 74 नंबर, निम्न में से कौन सा आजाद मोर्चा का नेता नहीं था? आजाद मोर्चा का नेता नहीं था ये बताना है। तो हाँ, वो कौन कौन से थे आजाद मोर्चा? रामचरण जोशी थे, बाबा हरीशचंद्र थे, गुलाब चंद कासलीवाल थे, लेकिन दाऊदयाल आचार्य नहीं थे। लेकिन दाऊदयाल आचार्य नहीं थे। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से बिजोलिया आंदोलन के समय बिजोलिया का ठिकानेदार था? तो जब 1997 में चालू हुआ था उस समय राव कृष्ण सिंह थे। ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट है, राज्य सूचना आयोग अपनी वार्षिक रिपोर्ट किसको प्रस्तुत करता है? राज्य सूचना आयोग अपनी वार्षिक रिपोर्ट राज्य सरकार को। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट रहेगा भाई। नेक्स्ट, अब देखो आप नहीं है क्वेश्चन लगाए हुए। क्वेश्चन नंबर 77 आपको बताने हैं भाई। तो यहां पर बताना है, राजस्थान के निम्नलिखित पूर्व मुख्य सचिवों पर विचार करें। श्री कृष्णपुरी, श्री के.एन. सुब्रमण्यम, श्री भगत सिंह मेहता। अब इनको क्रम से पूछा गया है। तो ये श्री बीजी राव जो है ये 5 नंबर पे बने थे और सबसे पहले बने थे।
तो सबसे पहले 5 नंबर का मतलब सबसे पहले हो गया ना इनमें दिए हुए में से। तो यहां पर ये 5 नंबर पे है, कृष्णपुरी 6 नंबर पे है, सुब्रमण्यम 7 नंबर पे है और भगत सिंह मेहता 8 नंबर पे है। तो ये आप लोगों को सी ए बी डी याद रखना है, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट, किस समिति ने कुछ मौलिक कर्तव्य के क्रियान्वयन के लिए कानूनी प्रावधानों के अस्तित्व की पहचान की? 78 नंबर क्वेश्चन का क्या आंसर रहने वाला है? न्यायमूर्ति वर्मा समिति। ऑप्शन नंबर 2 आप लोगों का करेक्ट रहेगा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का अध्यक्ष कौन होता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका जिला कलेक्टर होता है भाई। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट रहेगा, जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का अध्यक्ष। राजस्थान उच्च न्यायालय के निम्नलिखित न्यायाधीशों में से कौन राजस्थान सरकार में राज्य मंत्री के पद पर भी आसीन रहे हैं? आप लोगों को बताना है भाई यहां पर। तो वो कौन है? जस्टिस फारूक हसन। ऑप्शन नंबर 3 जो है वो करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, राजस्थान विधानसभा का अध्यक्ष निम्नांकित में से किस समिति का पदेन अध्यक्ष होता है? ये आप लोगों को बताना है। एक तो नियम समिति और नियम उप समिति। ऑप्शन नंबर 2 जो है वो करेक्ट रहेंगे। राजस्थान विधानसभा का अध्यक्ष निम्नलिखित में से किस समिति का पदेन अध्यक्ष होता है? नियम समिति और नियम उप समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1946 में राजस्थान से भारत की संविधान निर्मात्री सभा में कितने सदस्य थे? तो यहां पर आप लोगों को बताना है कितने सदस्य थे। 11 सदस्य थे संविधान निर्मात्री सभा में। कुल महिला सदस्य पूछे तो बताना है 15। और देशी राज्यों से कौन थी? तो एनी मस्करीन थी भाई। ये मैंने आप लोगों को याद करवाया है, आप जाकर देख सकते हो। नेक्स्ट, क्वेश्चन है आप लोगों का, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह व्यवस्था प्रदान करता है कि राज्य को लोगों के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए सामाजिक व्यवस्था को सुरक्षित करना चाहिए? कल्याण को बढ़ावा देने के लिए सामाजिक व्यवस्था को सुरक्षित करना चाहिए, ये कौन सा अनुच्छेद कहता है? अनुच्छेद 38 कहता है भाई। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा द्वारा निम्नलिखित में से किस वर्ष में राष्ट्रगान को इसके हिंदी संस्करण में अपनाया गया? तो 83 नंबर क्वेश्चन का क्या आंसर रहने वाला है? ऑप्शन नंबर 3 1950। हिंदी संस्करण राष्ट्रगान का 1950 रहेगा आप लोगों का। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का, कथनों पर विचार करना है। पहला ए कथन है, मौलिक अधिकारों के अंतर्गत संवैधानिक उपचारों के अधिकार द्वारा अन्य मौलिक अधिकारों को प्रभावी बनाया गया है। जी सही बात है। डॉक्टर अंबेडकर ने संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान की आत्मा कहा है। बिल्कुल करेक्ट बात है भाई। ऑप्शन ए व बी दोनों करेक्ट हैं आप लोगों के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब साइंस के आगे, निम्न में से जीवाणु जनित रोग के उदाहरण को चुनिए। इनमें से कौन कौन जीवाणु जनित है बताना है। कुष्ठ रोग, क्षय रोग, डिप्थीरिया और टिटेनस, ये सारे जीवाणु जनित रोग हैं। कुष्ठ, क्षय, डिप्थीरिया और टिटेनस। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वृक्क का एक अवयव नहीं है? तो वृक्क के अवयव कौन कौन से होते हैं? तो मेल पीगी होता है, केसी का गुच्छ होता है, हेलने का पास होता है, लेकिन मेल पीगी नलिका नहीं होता। मेल पीगी काय होता है वृक्क का, लेकिन मेल पीगी नलिका नहीं होता है आप लोगों के। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आप लोगों का 88 नंबर का है। क्वेश्चन क्या कह रहा है देखते हैं। दृष्टि दोष जिसे इसमें से ठीक नहीं किया जा सकता वह है आप लोगों का तो मोतियाबिंद, चश्मे से ठीक नहीं किया जा सकता। ऑप्शन नंबर 3 रहेगा भाई।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी धातु सबसे ज्यादा अभिक्रियाशील है? सबसे ज्यादा अभिक्रियाशील धातु आप लोगों को पूछी गई है, मैग्नीशियम Mg है भाई, ऑप्शन नंबर 3। निम्नलिखित में से भौतिक परिवर्तन कौन सा है? मैग्नीशियम रिबन का दहन का मतलब तो रासायनिक है, मोमबत्ती का जलना, जलना है तो भी रासायनिक है, बर्फ का पिघलना बिल्कुल भौतिक परिवर्तन है, ऑप्शन नंबर 3। यहां पर मोमबत्ती का पिघलना आता ना तब भौतिक परिवर्तन होता। नेक्स्ट, तेतासा साधु किस खेल से संबंधित है? करंट के प्रश्न शुरू हो गए जी, तो क्रिकेट से। तेतासा साधु का संबंध क्रिकेट से है। नेक्स्ट, कर्नाटक संगीत के की किस गायक गायिका को तमिलनाडु के लोगों ने बॉम्बे की उपाधि दी थी? क्या आंसर रहेगा आप लोगों का यहाँ पर? तो जय श्री रामनाथ, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट, बिहार के कौन से एक 9 वर्षीय छात्र की किताब एल्गोरिथम ऑफ फियर को वर्ष 2025 में इंटरनेशनल ऑथर एक्सीलेंस अवार्ड के लिए चुना गया है? तो आदर्श भारद्वाज। कौन सी क्लास, सॉरी कितने वर्ष के? 9 वर्षीय है। कौन सी बुक लिखी है? एल्गोरिथम ऑफ फियर, और 2025 में इंटरनेशनल ऑथर एक्सीलेंस अवार्ड, 9 साल का बच्चा। और अपन देखो क्या कर रहे हैं। नेक्स्ट, 11 मार्च 2025 को IQ एयर द्वारा जारी 7वीं वार्षिक वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2024 में भारत को दुनिया का रिक्त स्थान सबसे प्रदूषित देश बताया गया है। कौन से नंबर का बताना है आप लोगों को? तो 5वां भारत सबसे प्रदूषित शहर है IQ एयर में। 11 मार्च 2025 को ये आंकड़े आए, उसके अनुसार वायु गुणवत्ता में 5वां, सबसे प्रदूषित शहरों में 5वां है। 95 नंबर का क्वेश्चन है, राजस्थान क्रिकेट संघ द्वारा 25 मार्च 2025 को दिए गए अभिमान अवार्ड के संबंध में असंगत है। आप लोगों को बताना है 95 नंबर का क्वेश्चन, असंगत बताना है इनमें। तो देखो, हनुमंत सिंह अवार्ड महिपाल लोमरोर और सुमन मीणा को दिया गया। अंडर 23 सलीम दुरानी अवार्ड मोहित छांगरा और उषा प्रेरिया को दिया गया है। फिर नेक्स्ट, अंडर 21 मोरार का अवार्ड यथार्थ भारद्वाज और धरती माथुर को जी नहीं दिया गया है, ऑप्शन नंबर 3। और अंडर 19 किशन रुंगटा अवार्ड जतिन सैनी और मेना सियोल को मिला है। मैं यहाँ पर असुमेलित पूछता है ना, असंगत या सुमेलित नहीं है, तब तीनों ऑप्शन बोल रहा हूं ताकि अपने दिमाग में रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य के राशन डीलर्स की कमीशन राशि प्रति क्विंटल कर दी गई है। प्रति क्विंटल पर कितनी राशि कर दी गई है आप लोगों के? तो क्या आंसर रहेगा इसमें? 150.70 रुपए। डीलर्स की कमीशन राशि 150 रुपए कर दी गई। कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ राजस्थान का शुभारंभ कब किया गया? 97 नंबर की क्वेश्चन का आंसर रहेगा 8 मार्च 2025। कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ राजस्थान में, कॉन्स्टिट्यूशन संविधान क्लब ऑफ राजस्थान 8 मार्च 2025। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाते हैं, ठीक। नेक्स्ट, रन फॉर विकसित राजस्थान, रन फॉर विकसित राजस्थान का आयोजन हर वर्ष कब किया जाएगा? ये आप लोगों को बताना है भाई। तो 12 दिसंबर को, ऑप्शन नंबर 2, रन फॉर राजस्थान 12 दिसंबर को। ऑपरेशन फ्री स्काई संबंधित है, ऑपरेशन फ्री स्काई संबंधित है पतंग की डोर से घायल परिंदों को बचाने से। ऑपरेशन फ्री स्काई तो ये परिंदों से संबंधित है, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 फरवरी 2025 को जयपुर में आयोजित एक राज्य स्तरीय कार्यक्रम में हुए सूर्य नमस्कार में कितने लोगों ने एक साथ सूर्य नमस्कार करते हुए नया विश्व रिकॉर्ड बनाया है? तो इसका क्या आंसर रहने वाला है आप लोगों को? 1.53 करोड़ से अधिक, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट रहेगा भाई।
अब आ गए कंप्यूटर के। एक आईबी वर्जन 4 एड्रेस लंबा होता है तो 32 बिट का होता है भाई, 32 बिट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से बीमेल का चयन करना है आप लोगों को। तो यहां पर सफारी, मोजिला, इंटरनेट एक्सप्लोरर, ये तो सारे हैं संगत, और फाइल एक्सप्लोरर आपका इसमें असंगत है। नेक्स्ट, डोमेन नाम विस्तार का उनसे संबंधित परिभाषाओं से आपको यहां पर क्या करना है, मिलान करना है। एक तरफ दिया हुआ है डॉट, तो आपका जो डॉट gov है वो सरकारी एजेंसियों के लिए होता है भाई। .org गैर लाभकारी संगठन है। .एजुकेशन शैक्षिक संगठन है। .नेट नेटवर्क संगठन है। तो ये इस प्रकार से आपके सुमेलित हो जाएंगे। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कीबोर्ड शॉर्टकट एमएस वर्ड में फाइंड और रिप्लेस डायलॉग बॉक्स खोलता है, आप लोगों को बताना है। Ctrl+H रहेगा भाई, ऑप्शन नंबर 4। फाइंड और रिप्लेस के लिए Ctrl+H आप लोगों को आंसर रहेगा। फाइंड एंड रिप्लेस Ctrl+H। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर का लास्ट क्वेश्चन, एमएस वर्ड में रूलर किसके लिए मदद करता है? रूलर किसके लिए मदद करता है? तो यहां पर इंडेंट सेट करने के लिए करता है, पेज मार्जिन बदलने के लिए करता है, टेब सेट करने के लिए करता है। दिए गए सभी ऑप्शन नंबर 4 आप लोगों का करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब ये निकाल लेना आप, क्योंकि मेरे पास थोड़ी लिखने की सुविधा नहीं है, वरना मैं निकाल के देता आप लोगों को। देखो क्वेश्चन है, ए और बी एक काम को 600 रुपए में करते हैं। ए अकेले उस काम को 6 दिन में, जबकि बी उस काम को 8 दिन में कर सकता है। सी की मदद से वे इस काम को 3 दिन में पूरा कर लेते हैं। सभी के इससे क्रमशः होंगे। तो यहां पर जो आप लोगों का रहेगा क्वेश्चन का आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर 3। ये आंसर रहेगा इसका। कैसे निकालना है वो आप लोग अपने हिसाब से करना भाई, मेरे पास लिखने की सुविधा नहीं है। नेक्स्ट है, 12 आदमी किसी काम को 8 दिनों में कर सकते हैं। यदि उसी काम को 6 दिनों में समाप्त करना हो तो कितने अतिरिक्त आदमी की जरूरत होगी? यदि 12 आदमी 8 दिनों में कर रहे हैं तो 6 दिनों में करने के लिए कितने आदमी और लगाएं? और लगाएं ऐसा नहीं पूछा है, टोटल आदमी पूछा है। तो 107 नंबर का जो आंसर रहेगा वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर 3 रहेगा, 4 आदमी। मैं इसके आप लोगों को एक काम करता हूं, सीधे 108 का भी सीधा आंसर बता दूं या बोल के बताऊं? चलो मैं पढ़ देता हूं, हो सकता है मेरे पढ़ने से आपके कुछ बेनिफिट हो। राम, मोहन तथा शकील ने एक व्यापार 1 वर्ष के लिए साझा किया। साझेदारी से प्रश्न है, राम ने कुल पूंजी का 1/4 भाग 1/4 समय के लिए, मोहन ने 1/5 भाग 1/2 समय के लिए, शकील ने शेष पूंजी पूरे समय के लिए लगाई। यदि वर्ष के अंत में 1140 रुपए का लाभ हुआ तो इसमें से राम को क्या मिलेगा? ये आप लोगों को बताना है। क्या मिलेगा? तो राम को 100 रुपए का लाभ मिलेगा। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट है, 3 संख्याओं का योग 136 है। यदि पहली संख्या दूसरी संख्या के बीच का अनुपात 2:3 है तथा दूसरी और तीसरी संख्या के बीच का अनुपात 5 आप लोगों का कितना है? 3 है। तो दूसरी संख्या क्या है आप लोगों को ये बताना है। क्वेश्चन नंबर 109 में क्या आंसर रहेगा आप लोगों का? तो आंसर रहेगा आप लोगों का 60। दूसरी संख्या क्या आएगी? 60 आएगी आप लोगों के। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 110। कोई धनराशि चक्रवर्ती ब्याज से 4 वर्षों में दुगुनी हो जाती है। यह राशि कितने वर्षों में 8 गुनी होगी? तो आंसर बताना है आप लोगों को 110 का। और 110 में जो है वो 12 वर्ष होंगे भाई। 12 वर्ष में दोगुनी, पहले 4 वर्षों में दोगुनी हो रही है,
फिर 8 गुनी होने में कितना समय ले रही है, तो 12 वर्ष। ऑप्शन नंबर 110 में जो है वो एक करेक्ट रहेगा। यदि आप पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हो और वैसे निकालना चाहते हो तो निकाल लो, मेरे कोई समस्या नहीं है, आप निकाल सकते हो। इन नंबरों पर आप व्हाट्सएप करें। आप जिस दिन मैसेज करोगे उस दिन शाम तक आपको पीडीएफ जो है वो सेंड कर दी जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी धनराशि का 5 वर्ष का साधारण ब्याज उस राशि का 2/5 भाग है। ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात करनी है आपको। ब्याज की वार्षिक दर जो है वो रहेगी आप लोगों की 8%। किसी वृत्त के व्यास में यदि 100% की वृद्धि की जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, तो यहाँ पर 300% की वृद्धि होगी, ऐसा बताया गया है। नेक्स्ट, दो उम्मीदवारों के बीच लड़े गए एक चुनाव में एक उम्मीदवार ने डाले गए कुल मतों में से 30% मत प्राप्त किए, वह 15,000 मतों से चुनाव हार गया। जीतने वाले उम्मीदवार ने कितने मत प्राप्त किए, ये आप लोगों को बताना है। तो इसका आंसर रहने वाला 26,250 मत प्राप्त किए भाई। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 114 नंबर, किसी वस्तु को 665 रुपए में बेचने से 5% की हानि होती है, उस वस्तु पर 12% का लाभ प्राप्त करने हेतु विक्रय मूल्य रखना होगा। तो 665 95% है और इसको क्या करना है 12% करना है, ऐसे निकलता है ये। अब 19 के बारे से जो है काट दो, 19 5 95, 19 2 38, 19 53, 3 57, 6 और 3 9, 19 5 95 और ये 7 बार, फिर 700 हो गए और 60 हो गए, 760 है क्या ऑप्शन में? ऑप्शन में नहीं है। वेरी गुड, मैंने कितना अच्छा निकाला है ना। देखो इसका आंसर क्या रहेगा, निकलता कैसे है, 665 हानि है तो 95 और 12% लाभ कमाना है तो 112। 19 का से 5 बार हो गया, फिर 19 से 3 और 9 5 बार हो गया, फिर ये 7 बार हो गया। हाँ बिल्कुल 784, 12 7 84, 784। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट रहेगा भाई। मैं ऐसे निकाल सकता हूं लेकिन मेरे को पता है समझ में आएगा नहीं। नेक्स्ट, 3 वर्ष पूर्व एक व्यक्ति, उसकी पत्नी तथा उसके पुत्र की औसत आयु 27 वर्ष थी, जबकि 5 वर्ष पूर्व उसकी पत्नी उसके पुत्र की औसत आयु 20 वर्ष थी। उस व्यक्ति की वर्तमान आयु कितनी है वो आप लोगों को बताना है। तो इसका आंसर रहेगा आप लोगों के 40 वर्ष। व्यक्ति की वर्तमान आयु 40 वर्ष है। अंक 7 के प्रथम 9 गुणज का औसत क्या है? क्वेश्चन नंबर 116 जो है इसका आंसर रहेगा 35। ऑप्शन नंबर 2। संख्या है 425 तथा 476 का महत्तम महत्व ज्ञात करना है। 425 और 476 का महत्व ज्ञात करना है। 425 में किसी भी कंडीशन में 4 का भाग नहीं जाएगा, है ना, और 425 में 17 का भाग नहीं जाएगा। अब देखो क्या आंसर रहता है इसका, कैसे निकालते हैं वो आप लोगों को पता है। 425 ऐसे, देखो एक मिनट मैं बताता हूं। 425 लिखा आपने, फिर आप लोगों ने इसमें भाग दोगे, 3 का जाता है, देखो देखें 3 एकम 3 नहीं जाता, 5 का जाएगा, 5 8 40 और फिर आप लोगों के 2 बच गए 25, फिर 5 का जाएगा 17 बार, ये 17। फिर आप लोगों के इधर 476 में 4 का चला जाएगा, देखो 4 एकम 4 और फिर है 7, 4 एकम 4, 4 ने 36 और फिर जाएगा आप लोगों के जो है 3 का जाता है क्या 9, 2 बच के 29 नहीं जाता, 4 का नहीं जाएगा, 5 का नहीं जाएगा, 6 का नहीं जाएगा, 7 एकम 7, 7 का चला जाएगा, 7 एकम 7 और फिर आप लोगों के 4 बच गए, 7 7 49 17 और ये आ गए 17 इधर को मने आंसर रहेगा 17।
तो ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट रहेगा, 17 करेक्ट रहेगा यहाँ पर। नेक्स्ट है 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रही ट्रेन में बैठा एक आदमी विपरीत दिशा से आ रही एक मालगाड़ी को 6 सेकंड में पार होते देखता है। यदि मालगाड़ी की लंबाई 150 मीटर है तो मालगाड़ी की गति पूछी है। ये आप लोग आसानी से निकाल सकते हो। 118 नंबर का मैं निकाल के नहीं बता सकता, आप लोगों को समय और जो है समझाना थोड़ा सा मैथ को यहाँ पर मोबाइल से बहुत मुश्किल है भाई। ना ही तो टेबलेट है, ना ही कंप्यूटर है, ना ही कुछ और है, सीधा अपने पास तो यही है मोबाइल, और मोबाइल से ही पढ़ रहे हैं। 118 नंबर का क्वेश्चन हो ही गया। तो फिर ये पाई आर ए का अध्ययन करें, क्वेश्चन 119-20 के लिए और प्रश्नों के उत्तर देने। ए में बच्चे दे रखे हैं, बी में किशोर दे रखे हैं, सी में युवा दे रखे हैं, डी में मध्यम आयु वर्ग दे रखा है और ई में बुजुर्ग दे रखा है। ठीक है। यदि एक निश्चित गांव में बच्चों की जनसंख्या 6000 है तो युवाओं की जनसंख्या क्या है? तो यहां पर एक निश्चित गांव में बच्चों की जनसंख्या 6000 है, बच्चों के बराबर क्या दे रखा है? बच्चे 30% दे रखे हैं। तो जनसंख्या पूछिए, बच्चे 30% दे रखे हैं, 22, 32, देखो जोड़ोगे इनको तो ये 32 हो गए, 32 और 12 44, और ये 44 70 और ये 100 गए, टोटल 100 गए। अब 30% बराबर दे रखा है 6000, 6000 30% के बराबर है और 100% पूछ लिया तो ये 2000 हो गए, तो 20000 हो जाएंगे। क्या हो जाएगा? तो युवाओं की संख्या पूछ ली है, 100% नहीं पूछा है, युवाओं की संख्या 10% है। तो ये क्या रहेंगे आप लोगों के? 2000। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट रहेगा भाई, बिल्कुल। 119 में आंसर जो लगा रखा है ना, आप निकालना भाई, 2400 लगा रखा है इसमें। गांव की कुल जनसंख्या कितनी है? तो गांव की कुल जनसंख्या 20000 है, जो मैंने पहले निकाली थी। ये था अपना आज का पेपर। बाकी करेंगे अपन 21 पेपरों का सॉल्यूशन। इंग्लिश रही है ना? इंग्लिश रह गई क्या अपनी? इंग्लिश रह गई? इंग्लिश रह गई तो इंग्लिश को भी अपन अगले वीडियो से देखेंगे। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, राम राम।